बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। रामदेव जिन्हें आज पूरी दुनिया योग गुरु के नाम से जानती है, उनके ऊपर आज भी कोर्ट में अनेकों केसेज रजिस्टर्ड हैं। घटिया प्रोडक्ट बनाने से लेकर के गलत दवाओं का प्रचार कर लोगों को गुमराह करने। दिव्य फार्मेसी, इसके प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई में तकरीबन 73 लाख से भी ज्यादा के प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। और टैक्स फ्रॉड से लेकर के अस्थमा, बीपी और डायबिटीज जैसे बड़ी बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए झूठे वादे करने का आरोप है। बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार करने तक से मना कर दिया। सन्यासी होने के बावजूद भी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का वर्थ 45,000 करोड़ से भी अधिक है और इसे 1 लाख करोड़ और फिर आगे 5 लाख करोड़ बनाने का बाबा रामदेव का सपना है। 50 से 60,000 करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव एक सन्यासी है, मगर सन्यासी होने के बावजूद भी बाबा रामदेव आज भी अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। और कभी राजनीति से दूर रहने वाले बाबा रामदेव आज राजनीति को मानो अपनी जेब में रखते हो, जो एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी रहस्यों को खोलेंगे जो बाबा रामदेव को यहाँ तक पहुँचाया है। और यह वीडियो देखने के बाद आप बाबा रामदेव और पतंजलि को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम रामकिशन था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं तक हुई। उनके माता का नाम गुलाबो देवी और पिता का नाम रामनिवास यादव था। वे महर्षि दयानंद सरस्वती के शिक्षाओं से प्रभावित रहा करते थे, जो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, महान दार्शनिक और आर्य समाज के संस्थापक थे। आज यदि स्वामी रामदेव जिस भी पायदान पर खड़ा है, इसका पूरा श्रेय ऋषि दयानंद को है। इसके बाद 14 वर्ष की आयु में रामकिशन यानी बाबा रामदेव को पढ़ाई करने के लिए जिद जिले के गुरुकुल कालवा भेज दिया जाता है। वहां आचार्य बलदेव शिक्षा दिया करते थे और आचार्य बलदेव ने रामकिशन का नया नामकरण कर रामदेव रखा। इस तरह रामकिशन बन जाते हैं बाबा रामदेव। यही कालवा गुरुकुल में रामदेव की दोस्ती होती है नेपाल के ब्राह्मण कुल में जन्मे बालकिशन से। जहां बाबा रामदेव योग और व्याकरण की पढ़ाई कर रहे थे, वहीं आचार्य बालकृष्ण संस्कृत और आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे थे। इसके साथ साथ वे दोनों संस्कृत व्याकरण, वेद और उपनिषद, योग और सांख्य दर्शन, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का विज्ञान और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का भी अध्ययन किया। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा रामदेव गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा चले गए। वहां उन्होंने कुछ महीनों तक छात्रों को महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी और महर्षि पतंजलि का महाभ्यास के योग का अध्ययन कराया। और आचार्य बालकृष्ण स्वामी कर्मवीर के साथ असम चले गए। वहां उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके बाद इसी साल 1992 में ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सांसारिक जीवन से दूर हिमालय में गंगोत्री की गुफाओं की ओर निकल गए और बताया जाता है कि वहां वे दोनों महीनों तक मौन रहकर ध्यान और योग की साधना की। इसी दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हिमालयों की पहाड़ियों में रह करके जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधि गुणों पर शोध किया। हिमालय की गुफाओं में साधना और शोध करने के बाद यह दोनों हमेशा के लिए हरिद्वार पहुंच गए। इन्होंने हरिद्वार जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हरिद्वार में प्राकृतिक जड़ी बूटियों और औषधियों का अथाह भंडार है। दोनों के पास न तो कोई धन था और न ही रहने का कोई ठिकाना। इसके बाद वे पहुंच जाते हैं कृपालु बाग आश्रम में, जहां उनकी भेंट परम त्यागी संत स्वामी शंकर देव जी महाराज से होती है। स्वामी शंकर देव जी महाराज उनकी योग्यता और निस्वार्थ सेवा भावना को देखकर उन्हें वहां रहने की अनुमति दे देते हैं। हरिद्वार आने और कृपालु बाग आश्रम में रहने के बाद बाबा रामदेव के मन में पूरी तरह संसार को त्याग कर वैराग धारण करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इसके बाद स्वामी शंकर देव जी महाराज उन्हें वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ संन्यास की दीक्षा दी और इस प्रकार बाबा रामदेव अब स्वामी रामदेव बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद स्वामी रामदेव ने संकल्प लिया कि वो कभी भी धन या संपत्ति अपने नाम पर नहीं रखेंगे और पूरा जीवन योग तथा राष्ट्र की सेवा में लगा देंगे।
मगर अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। अब आएगा बाबा रामदेव का दूसरा चेहरा। स्वामी रामदेव और बालकृष्ण स्वामी शंकर देव जी महाराज के और ज्यादा निकट आ जाते हैं। अब स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कनबीर, इन तीनों ने मिलकर हरिद्वार के कंखल में ही स्थित स्वामी अमलानंद के त्रिपुरा युग आश्रम में च्यवनप्राश बनाना शुरू कर दिया, जिसे बेचने के लिए स्वामी रामदेव और बालकृष्ण हरिद्वार की गलियों में जाया करते थे। ये 1994 से 95 का समय था। अब तीनों को लगने लगा था कि उनके पास थोड़े और संसाधनों की जरूरत है। इसके बाद उन तीनों ने स्वामी शंकर देव जी महाराज से बात की ताकि शंकर देव का आश्रम उन्हें मिल जाए। गुरु शंकर देव ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 5 जनवरी 1995 को हरिद्वार के कंखल में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर कराया गया। इस ट्रस्ट में गुरु शंकर देव जी महाराज को ट्रस्ट का संरक्षक और संस्थापक नियुक्त किया गया। रामदेव को अध्यक्ष, कनबीर को उपाध्यक्ष और बालकृष्ण को ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में दर्ज कराया गया। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करना था। स्वामी कनबीर के साथ साथ रामदेव ने भी भीड़ को योग कराना सीख लिया था। जहां बाबा रामदेव और कनबीर योग पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी ओर आचार्य बालकृष्ण का ध्यान आयुर्वेद की दवाइयों की तरफ था। स्वामी रामदेव के गुरु आचार्य शंकर देव जी महाराज उन सबकी निष्ठा और सेवा भावना देख करके कृपालु बाग आश्रम में ही 1.25 एकड़ की जमीन ट्रस्ट को दान में दे देते हैं। इसके बाद साल 1995 में ही कृपालु बाग आश्रम में योग मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की जाती है और उसी में एक छोटे कमरे में दवाओं की शोध कर उनका दवा बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे इस फार्मेसी में लोगों का दवाओं के प्रति रुझान बढ़ने लगा और अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण की आर्थिक तंगी खत्म होने लगी। धीरे धीरे यह फार्मेसी अब बड़ा रूप लेने लगती है और जल्द ही कृपाल बाग आश्रम में मौजूद यह फार्मेसी उद्योग स्थल में बदल जाता है। उधर स्वामी रामदेव और कनबीर के योगा शिविरों में भी काफी भीड़ जुटने लगी। मगर अब आता है एक नया मोड़। सन्यासी होने के बावजूद भी स्वामी रामदेव का परिवार अब हरिद्वार आकर के रहने लगा और उनके छोटे भाई राम भरत रामदेव के पैसों को मैनेज करने वाले मेन आदमी बन जाते हैं। एक सन्यासी का अपने परिवार के साथ जुड़े रहना स्वामी कनबीर के मन में काफी सवालों को जन्म देने लगता है, जिसके कारण स्वामी रामदेव और कनबीर के बीच दूरियां पैदा होने लगी। मगर बाबा रामदेव को आम लोगों में सबसे बड़ा बूस्ट धार्मिक चैनलों से मिला। वर्ष 2000 से भारत में धार्मिक चैनलों की शुरुआत होती है और उस समय सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्था अपने चैनल को और बड़े मंच पर ले जाने के लिए एक नए स्पीकर की खोज कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। बाबा रामदेव को उस समय हरिद्वार से बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसके कारण आस्था टीवी वालों को उनके अंदर कुछ खास नहीं लगा और वह बाबा रामदेव को रिजेक्ट कर देते हैं। तब इस समय एक और टीवी चैनल संस्कार ने बाबा रामदेव को जगह दी और हर रोज सुबह मात्र 20 मिनट के लिए बाबा रामदेव का प्रोग्राम चलाने लगते हैं। मगर इसी 20 मिनट के प्रोग्राम ने बाबा रामदेव को हरिद्वार से उठाकर घर घर पहुंचा दिया। बाबा रामदेव अपने देसी अंदाज में योगा कराते और सिखाते, जो लोगों को काफी पसंद आने लगा था। अब लोग घर बैठे ही टीवी के माध्यम से योग सीख सकते थे। उन्हें किसी ट्रेनर या कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण संस्कार टीवी के टीआरपी में काफी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। संस्कार चैनल की सक्सेस देख आस्था चैनल वाले हैरान रह गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा रामदेव को रिजेक्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद आस्था चैनल के को फाउंडर माधवकांत मिश्रा ने बाबा रामदेव को मनाने और अपने चैनल पर वापस आने के लिए रिक्वेस्ट किया। बाबा रामदेव उनकी इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आस्था चैनल उस समय की सबसे बड़ी टीवी चैनल थी और बाबा रामदेव को उसके जरिए और अधिक लोकप्रियता मिल सकती थी, जो संस्कार टीवी के जरिए संभव नहीं था। आस्था चैनल पर आने के बाद बाबा रामदेव के योग पूरे देश और दुनिया में चर्चित होने लगे और बाबा रामदेव देखते ही देखते योग की दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, क्योंकि बाबा रामदेव अपने योग शिविरों में ऐसी कई गंभीर और पुरानी बीमारियों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरी तरह ठीक करने का दावा करते, जिन्हें आधुनिक मेडिकल साइंस और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां ठीक नहीं कर पाती। कि जो काम किसी रेडिएशन की उन्होंने नहीं किया वो काम योग ने कर दिया। और आयुर्वेद को जीवन शैली में समाहित करने से आप बहुत से रोगों से बच जाते हैं और बहुत से ऐसे क्रॉनिक रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है, उनका आप पूरी तरह से निराकरण कर पाते हैं। उधर बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी हरिद्वार से निकलकर अन्य राज्यों में भी स्थापित हो जाती है और आगे चलकर बाबा रामदेव ने आस्था और संस्कार दोनों टीवी चैनलों को खरीद लिया।
बाबा रामदेव की पब्लिसिटी के कारण देश के अनेकों राज्यों से भी मरीज प्राकृतिक इलाज के लिए हरिद्वार आने लगे, जहां कहने को तो उन्हें फ्री में जांचा जाता था, मगर दवाई उन्हें दिव्य फार्मेसी से ही लेनी पड़ती थी, जो कई बार तो आम दवाइयों के मुकाबले काफी महंगी पड़ती थी। अब बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी पैसा छापने की मशीन बन चुकी थी। इसी बीच बाबा रामदेव और स्वामी करबीर के बीच वैचारिक मतभेद और बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो शिविर पहले निःशुल्क हुआ करता था, अब बाबा रामदेव के शिविरों में शामिल होने के लिए पैसे दिए जाने लगे। बाबा रामदेव के कैंपों में आप बाबा रामदेव या मंच के जितना करीब बैठना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी लग तो ऐसा रहा था कि सन्यासी होने के बावजूद भी बाबा रामदेव का पूरा ध्यान तो सिर्फ पैसा कमाने पर हो चुका है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा समय और मेहनत लगता है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को शेयर कीजिएगा। सन्यास की शपथ में पहला काम ही परिवार और धन का मोह त्यागना था, मगर स्वामी रामदेव के मामले में परिवार और पैसा दोनों लौट चुके थे। इन्हीं नाराजगी के कारण 25 मार्च 2005 को, जिस दिन पूरा देश होली मना रहा था, आचार्य करबीर कृपालु बाग आश्रम छोड़कर चले जाते हैं, बिना कुछ दिए, और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। उधर बाबा रामदेव के फार्मेसी पर मरीजों का तांता काफी तेजी से बढ़ने लगा, और रामदेव के योग शिविरों में भी रामदेव की दवाइयां बड़े पैमाने पर बिकने लगे थे। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रामदेव की कंपनी ने 2004 और 2005 में मात्र 6,67,000 की बिक्री दिखाई। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मात्र 6,67,000 की बिक्री पूरे वर्ष हैरान करने वाली बात थी। मेरे लिए नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के बाहर दवाई खरीदने वालों का भारी मात्रा में भीड़ लगा रहता था, और इतने बड़े पैमाने पर बिक्री होने के बावजूद भी बिक्री का आंकड़ा काफी कम दिखाया गया था। इसके बाद तहलका न्यूज ने इस बात की पुष्टि करने के लिए हरिद्वार के डाकघरों से सूचनाएं मंगवाई। तब पता चला कि दिव्य फार्मेसी ने इस वर्ष 3,353 पार्सलों के जरिए 2,509 किलोग्राम दवाइयां बाहर भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13,000 के VVP पार्सल भी भेजे गए थे, और इसी साल फार्मेसी को 17,50,000 का मनी ऑर्डर भी आया था। इन सब रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड की स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो SIB ने रामदेव के दिव्य फार्मेसी पर छापा मार दिया, जिसके बाद जांच करने के बाद तकरीबन 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। अगर इसके कुछ ही महीने बाद 13 जनवरी 2006 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा कर दी जाती है, और दिव्य फार्मेसी अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी, जिसका 94 से 98% शेयर आचार्य बालकृष्ण के नाम था। उधर बाबा रामदेव ने अपने योग शिविरों में बढ़ती भीड़ के चलते योग में आने वाले लोगों से मोटा पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। अब बाबा रामदेव के योग शिविरों का चार्ज 500 रुपए से 2100 रुपए तक हो गया। यानी आप मंच और बाबा रामदेव की जितना निकट बैठेंगे, उतना ही अधिक पैसा आपको देना होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प अब पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका था, और इस तरह बाबा रामदेव अपने योग शिविरों से ही करोड़ों कमाने लग गए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सिर्फ योग और आयुर्वेद पर ही ध्यान न देकर मीडिया पर भी ध्यान दिया, क्योंकि उनके दवाओं और योग का प्रचार मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। 2000 से 2005 के दशक की सबसे बड़ी टीवी चैनल आज तक को बाबा रामदेव ने 16 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसी बीच 14 जुलाई 2007 को बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव जी महाराज आश्रम से लापता हो जाते हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी स्वामी शंकर देव जी महाराज टहलने के लिए निकले हुए थे, मगर वापस नहीं आ सके, और वह कहाँ गए यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। जिस वक्त बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव जी लापता हुए थे, उस समय बाबा रामदेव अमेरिका के शिकागो में थे। अब देखना यह था कि गुरु के लापता होने की खबर सुनकर बाबा रामदेव भारत वापस आते हैं या अपना टूर पूरा करते हैं, क्योंकि एक सन्यासी के लिए उनका गुरु ही सब कुछ होता है। मगर बाबा रामदेव अपना टूर छोड़कर किसी कारणवश न आ सके। उधर आचार्य बालकृष्ण गुरु के लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज करा दी, और जब बाबा रामदेव अमेरिका से भारत वापस आए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा और गुरुजी का रिश्ता पूरा आश्रम जानता है। 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में जो मुझसे पूछा, पहले गुरुजी के बारे में पूछा। हमने कहा कि हमारा गुरुजी के साथ में जो संबंध था उसको पूरा आश्रम जानता है, पूरा हरिद्वार जानता है। हमारे गुरुजी अजात शत्रु हैं,
माने किसी के प्रति उनका कभी बड़ा आचार्य शंकर देव जी के गायब होने का केस सीबीआई को भी दिया गया। बाबा रामदेव के गुरु की गुमशुदगी की जांच सीबीआई करेगी, मगर फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। बाबा रामदेव की लोकप्रियता राजनीति की तरफ भी देखने को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बाबा रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और बीजेपी का खुलकर समर्थन किया। Baba Ramdev, this is a part of the Sampark for Samarthan program. और बोला कि अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो काला धन वापस आएगा, और जब काला धन वापस आएगा तो सबके खातों में पैसों की बारिश हो जाएगी। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महंगाई तो रहेगी ही नहीं। फिर डॉलर की पाउंड की कीमत रुपए से कम होगी। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो। 1000 लाख करोड़ इतना पैसा है। इसकी यदि 500,000 रुपए की गड्डियों की सीढ़ियां बनाए तो चांद तक जाकर के वापस लौट सकते हो। ये एक एक व्यक्ति को जितनी संपत्ति मिलेगी तो एक एक व्यक्ति को मिलेंगे करीब 2 करोड़, एक परिवार को मिलेंगे करीब 10 करोड़। मगर जब बीजेपी जीत गई और बाबा रामदेव से पूछा गया कि भारत में कब काला धन वापस आ रहा है और कब 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तब बाबा रामदेव का जवाब सुनिए। आपने कहा कि मोदी जी को वोट दीजिए, 100 दिन के अंदर सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। सर, मेरे बैंक अकाउंट का नंबर मैं आपको देने को तैयार हूँ। 15 लाख रुपए कब दे रहे, पहले ये बताइए। देखो राहुल भाई, आप 15 लाख की बात सोच रहे हो, मैं तो उससे ज्यादा दिलाने की कोशिश करूंगा। 15 लाख, पहले 15 लाख तो दिलाइए। देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि शायद 2015 में मामला शुरू हो जाना चाहिए। क्या शुरू हो जाएगा? आना शुरू होना चाहिए। अरे मोदी जी ने कहा हम पाई दिलाएंगे, अभी तो 1.5 साल हुआ है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना ही नहीं, इसके बदले मोदी सरकार ने बाबा रामदेव और पतंजलि के कंपनी को प्रमोट भी किया। मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति और सत्ता के क्षेत्र में मजबूत पकड़ ने उनके पतंजलि साम्राज्य के विस्तार में काफी मदद की। बाबा रामदेव तो सीधे किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, मगर समय समय पर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। 2014 में केंद्र सरकार में बीजेपी के आने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी ने दिन रात खूब तरक्की की। जहां दूसरी कंपनियां 10% भी ग्रोथ नहीं कर पाती थी, वहीं बाबा रामदेव की कंपनी ने काफी ग्रोथ किया। पत्रकार कौशिक डीका की किताब द बाबा रामदेव फिनोमिना के अनुसार रामदेव की कंपनी पतंजलि ने वर्ष 2009 में 163 करोड़, 2010 में 317 करोड़, 2011 में 450 करोड़, 2012 में 849 करोड़, 2013 में 1191 करोड़, 2014 में 2006 करोड़, 2015 में 5000 करोड़ और 2022 में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू की कमाई करने वाली कंपनी बन जाती है। यह कोई सामान्य ग्रोथ नहीं है। मगर बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप पे कई सारे गड़बड़ झाले का आरोप भी है। 2015 में मोदी सरकार को मैगी पर बैन लगाते ही बाबा रामदेव ने अपना पतंजलि का नूडल्स लॉन्च कर दिया, और यह सब तो इतना जल्दी किया कि कंपनी ने फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ही भूल गई। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव पर डायबिटीज, बीपी, थायराइड और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों को अस्थायी रूप से खत्म करने के झूठे वादे करने का भी आरोप है, और पतंजलि आयोग ने पूरे देश को धोखा दिया है, ऐसा कोर्ट का कहना है। मगर बाबा रामदेव ने तो यह भी कह दिया कि उन्हें कोई गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज सकता, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको। गवर्नमेंट की इतनी बहुत बड़ी मदद और मेहरबानी हमारे ऊपर कि ये हमारे काम में बाधा नहीं डाल रहे, हमें उठा करके जेल में नहीं ठोक रहे, और जेल में ठोके तो हम इनको ठोक दें, इनकी ऐसी तैसी। मगर फिर भी बाबा रामदेव जैसी किस्मत बहुत ही कम लोगों की होती है कि साइकिल से सफर शुरू कर हजारों करोड़ की कंपनी खड़ा करना सबके बस की बात नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही कहेंगे कि दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर आप यहाँ तक हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।